Hello and welcome to our YouTube channel Bayan Legal Awareness. Friends, today we are going to discuss a important section of Indian Evidence Act 1872. It is section 21 of Indian Evidence Act. So friends, it is very important section for the purpose of judiciary exam, or if you are an advocate, so you should know, we should know that what is section 21. तो आप यदि जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक एडवोकेट हैं, तो आपको सेक्शन 21 को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्री जुडिशरी एग्ज़ाम और मेंस में दोनों में ही इसमें इस सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, और प्रैक्टिस जो एडवोकेट कर रहे हैं उनके लिए भी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सेक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये सेक्शन 21 है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये सेक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ये कह सकते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो एक जनरल प्रिंसिपल के बारे में बताता है, जो एडमिशन के बारे में एक जनरल प्रिंसिपल बताता है, जो हमने पिछले सेक्शनों में भी देखा, उस जनरल प्रिंसिपल के बारे में बताता है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है, वो उसी जनरल प्रिंसिपल के 3 एक्सेप्शन बताता है। जो उसके सेकंड पार्ट जो सेक्शन में दिया गया है, वो जो जनरल प्रिंसिपल है, जो सामान्य नियम है एडमिशन से संबंधित या कन्फेशन से संबंधित, उसके वो क्या बताता है, एक्सेप्शन बताता है। तो ये सेक्शन इस प्रकार से, इसका ये पूरा फ्रेमवर्क है। इसका फ्रेम है कि पहले पार्ट में एक जनरल प्रिंसिपल बताता है, और सेकंड पार्ट में ये उस जनरल प्रिंसिपल के 3 एक्सेप्शन बताता है। तो पहले में जनरल प्रिंसिपल है और सेकंड पार्ट में उसके एक्सेप्शंस दिए गए हैं, 3 एक्सेप्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसका में सामान्य नियम, जो उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें एडमिशन से संबंधित या कन्फेशन से संबंधित ये सामान्य नियम बताया गया है। जो स्वीकृति कारक जो कथन होते हैं, जो एडमिशन वाले कथन होते हैं, जो व्यक्ति ऐसे कथन करता है वो उस व्यक्ति के अगेंस्ट होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे एडमिशन वाले स्वीकृति कारक कथन करता है वो उसके अगेंस्ट होने चाहिए, तभी वो एज अ एडमिशन रेलिवेंट होंगे। तो ये एक सामान्य नियम है कि जो व्यक्ति स्वीकृति कारित कथन करता है वो उसके हित के अगेंस्ट होने चाहिए, वो उसे क्रिमिनल लाइबिलिटी में फंसाने वाले होने चाहिए या फिर सिविल लाइबिलिटी में फंसाने वाले होने चाहिए। मतलब यदि मैं कोई कथन कर रहा हूँ तो वो मेरे अगेंस्ट होने चाहिए। वो मुझे कोई सिविल अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें वो मेरे अगेंस्ट जाने चाहिए, या क्रिमिनल कोई केस चल रहा है तो वो मेरे अगेंस्ट जाने चाहिए, मेरे समर्थन में नहीं होने चाहिए। तो ये सेक्शन 21 का पहला साधारण जो इसमें जनरल प्रिंसिपल दिया गया है वो यही दिया गया है कि जो स्वीकृति कारक जो कथन होते हैं, जो स्वीकृतियाँ होती हैं, वो उसे करने वाले व्यक्ति के हित के अगेंस्ट होनी चाहिए, तभी वो एज अ एडमिशन रेलिवेंट होंगे। अब ये नियम क्यों बना है वो हम पिछले सेक्शनों में भी देख चुके हैं, और अब इसे हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस पर कोई एक्यूज्ड है या फिर कोई सिविल सूट का है, तो कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट कोई कथन नहीं करता है, वो हमेशा अपने फेवर की बातें करता है। तो फेवर की बातों को कि व्यक्ति ये कहे कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने इस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई है, मैंने इसकी लाठियों से पिटाई नहीं की है, तो व्यक्ति ऐसे कथन अपने आप को बचाने के लिए कहता है। तो ऐसे कथनों को स्वीकृति नहीं माना जा सकता है, क्योंकि स्वीकृति का मतलब है कि एक एज अ रेलिवेंट एविडेंस। तो ऐसे कथनों को एज अ एडमिशन नहीं माना जा सकता है, एज अ एडमिशन नहीं माना जा सकता है, यही सामान्य नियम बताता है। और यदि वो अपने अगेंस्ट ऐसी बात कह रहा है, या उसने कहीं पर लिखी है ऐसी बात कि मैंने मर्डर किया, या फिर मैंने किसी व्यक्ति को धमकी दी, या मैंने एक लोन लिया था, ऐसी बात लिखी, तो उसके अगेंस्ट जा रही है। इसीलिए वो इसके सेक्शन 21 में जो जनरल प्रिंसिपल है कि स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पर वो स्वीकृति मानी जाएगी, एज अ रेलिवेंट स्वीकृति मानी जाएगी। तो ये स्वीकृति का नियम है, इसी कारण इसे जनरल प्रिंसिपल बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने हित के अगेंस्ट नहीं बोलता है, वो हमेशा समर्थन में बोलता है, और समर्थन वाले कथन
जो उसे वो खुद कह रहा है कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैं वहाँ पर था नहीं, तो ये सब उसे बचाने वाले कथन है, इसीलिए उन्हें स्वीकृति नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं इसमें जो तीन, इसके सेकंड पार्ट में जो तीन जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जो सामान्य अपवाद दिए गए हैं, उसके बारे में आते हैं। इसमें तीन अपवाद दिए गए हैं, तो हम पहला अपवाद देखते हैं। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डाइड इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 32। तो जो सेक्शन जो एक्सेप्शन फर्स्ट है, जो अपवाद फर्स्ट है, वो बताता है सेक्शन 32 में जैसी कंडीशंस दी गई हैं उसी से रिलेटेड है जो एक्सेप्शंस दिया गया है। तो सेक्शन 32 में बताई गई है कि व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति अपने मरने से पहले कोई कथन करता है अपनी मृत्यु से संबंधित या किसी चीज़ से संबंधित, तो वो रेलिवेंट होते हैं। या फिर अपने कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान कोई कथन करता है और व्यक्ति मर जाता है, या फिर व्यक्ति को बुलाया नहीं जा सकता है कोर्ट में व्यक्ति की उपस्थिति, क्योंकि व्यक्ति कहाँ पर है ये पता नहीं है, व्यक्ति की कोर्ट में अटेंडेंस नहीं कराई जा सकती है अपीयरेंस, तो ऐसी स्थिति सेक्शन 32 में बताई गई है। तो इसी से संबंधित ये पहला अपवाद है। तो इस अपवाद को समझने के लिए इसमें जो खा इलस्ट्रेशन दिया गया है और गा इलस्ट्रेशन, मतलब कि बी इलस्ट्रेशन और सी इलस्ट्रेशन, वो इसी फर्स्ट एक्सेप्शन से संबंधित है, सेक्शन 32 से संबंधित है। लेकिन इसमें क्या है, व्यक्ति मरा नहीं है। व्यक्ति अगर इसमें जो कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ किया गया है वो हमें ध्यान से पढ़ना है। इफ द पर्सन इट वर डेड इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन द थर्ड पर्सन सेक्शन 32। तो यहाँ पर लिखा गया है यदि व्यक्ति मर गया होता तो वो अन्य व्यक्तियों के बीच 32 के अधीन सुसंगत होते। तो यहाँ पर व्यक्ति मरा नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, जो उसने कथन किए हैं, यदि वो मर गया, यदि वो मर जाए तो वो एज अंडर सेक्शन 32 इट वुड बी रेलिवेंट, तो वो सेक्शन 32 के अंतर्गत रेलिवेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति मरा नहीं है, तो इसके जो क्लियर हो जाता है इसका इलस्ट्रेशन खा देखने से और गा इलस्ट्रेशन देखने से। तो फ्रेंड्स इसी एक्सेप्शन से संबंधित बी इलस्ट्रेशन और सी इलस्ट्रेशन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले बी इलस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, एक जहाज का कैप्टन होता है, समुद्री जहाज होता है, उसका एक कैप्टन होता है, उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है। जो जहाज का स्वामी होता है वो जहाज के कैप्टन के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि जहाज को इन्होंने ठीक से नहीं चलाया, जहाज को गलत दिशा में ले गए, उचित दिशा में नहीं ले गए, और जहाज को इसी कारण जहाज डूब गए। कि मतलब कि जो जहाज का कैप्टन था उसकी लापरवाही के कारण जहाज डूब गया, तो ऐसे एलिगेशन लगाता है। तो यहाँ पर जो कप्तान होता है, कप्तान क्या करता है, वो अपने पास एक डायरी रखा होता है, और जब भी वो कभी कोई अलग रास्ता लेता है, किसी और कोर्स पे जाता है, तो वो सब चीज़ें अपनी उसने जहाज को किधर मोड़ा, क्या किया, तो वो सब एंट्री उसमें करता रहता है। कि उसकी क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस, उसकी नियमित ये कार्रवाइयाँ थी, वो अपनी डायरी में उसमें लिखता था कि आगे कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसलिए उसमें लिखता था। तो यहाँ पर वो एज ए एडमिशन रेलिवेंट हो जाएंगी। रेलिवेंट क्यों हो जाएंगी, क्योंकि वो ये बता रही हैं, क्योंकि उसने एंट्री की कि उसने डायरी ये बताती है कि जहाज को उचित रास्ते से बाहर नहीं ले जाया गया। डायरी में उसने लिखा कि मैं इसी मार्ग से गया था, मतलब उचित मार्ग से गया था, और मैं किसी गलत मार्ग से नहीं गया था। ये डायरी शो कर रही है कि वो इस वाले मार्ग से गया था जो कि उचित मार्ग था। तो यहाँ पर ये एज अ एडमिशन रेलिवेंट होगी। रेलिवेंट क्यों होगी, क्योंकि ये सेक्शन 32 के अंतर्गत रेलिवेंट होती क्योंकि यदि उसकी मृत्यु हो गई होती, जो कप्तान है जहाज का, जो कैप्टन है, यदि उसकी मृत्यु हो गई होती तो ये सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के अधीन ग्राह्य होती। तो यहाँ पर मृत्यु नहीं है, लेकिन यहाँ सेक्शन 21 के अंतर्गत यहाँ पर ये एज अ एडमिशन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन और भी दिया है बुक में, वो हम देख लेते हैं। अगर पोत के स्वामी तथा बीमा कंपनी के बीच में परिवाद होता है, थर्ड पर्सन के बारे में बात की गई है, जो उसके इलस्ट्रेशन में लिखा है, जो इसके एक्सेप्शन फर्स्ट में लिखा है कि थर्ड पर्सनों के बीच में रेलिवेंट होता। तो यदि
यदि ये ऐसा हो नहीं रहा है, ये सब कंडीशनल सेंटेंस में बात चल रही है कि यदि जो कप्तान जो जो जहाज का स्वामी है या और जहाज का स्वामी है और उसने बीमा कराया था, जिस कंपनी से बीमा कराया था, उन दोनों के बीच में परिवाद होता, तो ये डायरी एज अ रेलिवेंट फैक्ट होती है अंडर सेक्शन 32 के अंतर्गत। ये क्योंकि ये समान अनुक्रम बता रही है, कारोबार का समान अनुक्रम बता रही है, कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बता रही है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट होता एज अ सेक्शन 32, ये थर्ड पर्सनों के बीच में। तो वास्तव में तो यहाँ पर व्यक्ति मरा नहीं है, और ऐसी कंडीशन होती है यदि वो कप्तान मर जाता तो वो एज ए सेक्शन 32 के अंतर्गत रेलिवेंट होती, इसीलिए इसे एडमिशन माना गया है, इसलिए यहाँ पर एडमिशन माना गया। तो ये कंडीशनल सेंटेंस में बात की गई है। तो यहाँ पर यदि वो कप्तान मर जाता तो वो एकदम रेलिवेंट हो जाती वो डायरी, क्योंकि वो व्यक्ति आ नहीं सकता था, क्योंकि वो व्यक्ति मर गया था, तो उसने जो चीज़ें लिखी वो एज अ सेक्शन 32 अंडर सेक्शन 32 रेलिवेंट हो जाती, इसीलिए यहाँ पर उसे एडमिशन माना गया है। ये गौर करने की बात है कि यहाँ पर व्यक्ति मरा नहीं है, क्योंकि बहुत सी वीडियो हमने देखी उसमें गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े अपने आप को विद्वान प्रोफेसर बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि व्यक्ति यहाँ पर मर गया है, और व्यक्ति मर गया इसलिए यहाँ पर उसके कथन रेलिवेंट बताए गए, तो वो तो 32 के अंतर्गत रेलिवेंट है। यहाँ पर उसकी कंडीशन बताई गई है, यदि ऐसी कंडीशन होती, यदि व्यक्ति मर गया होता तो वो सेक्शन 32 में रेलिवेंट होते। तो ऐसी कंडीशन है तो वो सेक्शन 21 में वो रेलिवेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति मरा नहीं है। तो ये गौर करने की बात है, क्योंकि इसे ठीक से पढ़ें। तो अब देख लेते हैं इसका बी इलस्ट्रेशन। ए इज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कलकत्ता। तो का एक अभियुक्त है कि उसने कलकत्ते में कोई अपराध किया है, तो वो अपने द्वारा उसने उस दिन एक डाक भेजी थी, और डाक की उसके पास रसीद है, उस पर स्टम्प की मोहर भी लगी है, तो इस प्रकार का उस पर सबूत है। तो ये बता रही है कि वो लाहौर में था, लाहौर में था। तो यहाँ पर वो एज अ एडमिशन है, क्योंकि वो एक्सेप्शंस के अंतर्गत आती है। क्योंकि यदि व्यक्ति मर जाता तो उसका जो पत्र है वो सेक्शन 32 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत वो रेलिवेंट हो जाता, क्योंकि वो मृत्यु से उसने पहले लिखा था। क्योंकि यदि का की मृत्यु हो गई होती तो वो 32 खंड 2 के अंतर्गत अधीन ग्राह्य होता। तो यहाँ पर मृत्यु नहीं हुई है, वो बता रहा कि यदि मृत्यु हो जाती तो सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 खंड 2 में आ जाता। तो इसीलिए यहाँ पर उसे एडमिशन मान लिया गया है सेक्शन 21 में। तो यहाँ पर उसकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन कंडीशन सेक्शन 32 वाली जैसी है, मतलब पूरी कंडीशन नहीं हुई है, लेकिन सेक्शन 32 जैसी कंडीशन है। तो यहाँ पर उसे एज ए एडमिशन रेलिवेंट मान लिया जाएगा। उसके पास जो उसने डाक भेजा, डाक के कोई सबूत है उसके पास रसीद है, तो ये उसे एज ए रेलिवेंट मान लिया जाएगा कि वो कलकत्ते में नहीं था, उस दिन वो लाहौर में था। तो ये इसका बी इलस्ट्रेशन है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसका सेकंड एक्सेप्शन। ये है मन या शरीर की दशा, मन की और शरीर की ऐसी दशा जो कि परिस्थितियों को ऐसी हाईली इम्प्रोबेबल बना देती हैं कि व्यक्ति झूठ नहीं बोल सके। ऐसी स्थिति में ऐसे मन की या शरीर की ऐसी दशा, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी की ऐसी दशाएं जबकि व्यक्ति झूठ नहीं बोल सके, हाईली इम्प्रोबेबल कंडीशन बना देती है कि व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। तो ये ऐसी कंडीशन क्या होती है, व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो, व्यक्ति के पैर के ऊपर से एक ट्रक निकल गया है और वो ट्रक का नंबर देख लेता है और वो बताता है कि मुझे इस ट्रक के नंबर के द्वारा कुचल दिया गया है, इस नंबर के द्वारा कुचल दिया गया है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो बता रहा है वो झूठ बोलने की उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब उसका पैर कुचल गया है, उसका पैर में चोट लगी है भयंकर, तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में झूठ बोलने की बिल्कुल संभावना नहीं रहती है। इसीलिए यहाँ पर उसे रेलिवेंट बताया गया है एज ए एडमिशन। तो ऐसी परिस्थितियों की बात की गई है, लेकिन क्या कब होनी चाहिए, जब ऐसी स्थिति के दौरान होनी चाहिए, जब ऐसी स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, मतलब कि ऐसी मन की दशा और शरीर की दशा विद्यमान हो,
तभी ऐसे कथन किए जाने चाहिए और तभी ऐसा व्यक्ति का आचरण होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बहुत देर बाद कर रहा है, ऐसे कथन उसके बहुत देर बाद नहीं होने चाहिए। जैसे अभी उसका एक्सीडेंट हुआ, वो कर रहा है 2 घंटे बाद ऐसे कथन कर रहा है, 1 घंटे बाद कर रहा है, तो नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो एक एज अ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही उसी का समव्यवहार का एक भाग लगना चाहिए कि नेचुरल वे में व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, तो ऐसा लगना चाहिए। तो ऐसी ही परिस्थिति बताई गई है। तो इसमें जो घायल इलस्ट्रेशन है वो इसी के बारे में। तो हम देखते हैं इसका घायल इलस्ट्रेशन। ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। तो ए पर एक केस चल रहा है, वो अभियुक्त है उस केस में कि उसने चुराया हुआ माल प्राप्त किया है। इसका उस पर एक्यूजिशन है, उस पर ये एलिगेशन है कि उसने चुराया हुआ माल प्राप्त किया है। तो वो ये साबित करने के लिए वो बताता है कि उसने उसे कम मूल्य पर नहीं बेचा था, जितने का उसका मूल्य है उतने पे ही बेचा था। तो वो ये साबित करना चाह रहा है, क्योंकि यदि कोई चोरी की चीज़ होती है तो व्यक्ति उसे कम मूल्य पर बेचता है। उसका कंडक्ट क्या रहता है, वो उसे कम वैल्यू पर बेचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर उसने उसे ऐसा कोई फैक्ट मिलता है कि व्यक्ति ने उसे उतने ही मूल्य पर बेचने का, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी उतने पे ही बेचने की बात की, और उससे कम बेचने पर उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इसे नहीं कम पे नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पर व्यक्ति उसे असली समझता था, बिल्कुल असली समझता था, इसीलिए उसने कम पर नहीं बेचा। लेकिन अगर वो नकली होता, अगर वो जानता है ये चुराई हुई संपत्ति है, नकली है, तो वो उसे कम पर बेच देता। लेकिन उसने 1 रुपये तक कम नहीं किया, उसने मना कर दिया कि मैं उसे कम पे नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पर उसकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर इट इज़ रेलिवेंट सेकंड एक्सेप्शन। तो ये सेकंड एक्सेप्शन के अंतर्गत ये रेलिवेंट है, क्योंकि ये उसके कंडक्ट को शो कर रही है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी को शो कर रही है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, इसी से संबंधित है ई इलस्ट्रेशन। ई इलस्ट्रेशन में बताया गया कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रूडेंटली हैविंग इन पोजेशन काउंटरफीट कॉइन विच ही न्यू टू बी काउंटरफीट। तो ए इज एक्यूज्ड एक अभियुक्त है, उस पर ये एलिगेशन है, उस पर ये एक्यूजिशन है कि उसने उस पर काउंटरफीट कॉइन रखने का उस पर एलिगेशन है कि उसने जाली सिक्के रखे। तो वो ऐसे फैक्ट्स बताता है कोर्ट में, वो बताता है कि उसने पूरा प्रयास किया था ये जानने का कि ये असली है या नकली। वो एक स्किलफुल पर्सन के पास गया था जिसे ऐसे सिक्कों के बारे में अच्छी जानकारी है, तो उसके पास गया था और उसने भी उस सिक्कों को असली बताया था। तो ये फैक्ट जो वो बता रहा है, ये क्या है, ये रेलिवेंट है एज अ एडमिशन, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, उसके स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड को बता रहे हैं कि उसने ऐसा प्रयास किया, ये जानने का प्रयास किया कि ये असली हैं या नकली हैं। तो वो उसने ऐसा कोई इंटेंशनल कार्य नहीं किया, उसने फ्रूडेंटली हैविंग इन पोजेशन काउंटरफीट कॉइन नहीं किया। तो यहाँ पर उसने उसके पोजेशन में जो काउंटरफीट कॉइन थे उस व्यक्ति को पता नहीं था, तो यहाँ पर वो इसके लिए लायबल नहीं होगा, उसका ये डिफेंस करेंगे ये फैक्ट एज अ एडमिशन। तो ये व्यक्ति के समर्थन में, एंडोर्स में ये कथन है और ये एडमिशन है, क्योंकि ये सेकंड एक्सेप्शन में आते हैं, इसीलिए ये दोनों इलस्ट्रेशन जो हमने देखे ये एज अ एडमिशन रेलिवेंट फैक्ट है। तो अब देख लेते हैं इसका तीसरा एक्सेप्शन बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट, अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। तो कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है। तो ये इसमें काफ़ी घुमा फिरा के लैंग्वेज दी गई है कि यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है। तो ये जो सेक्शन 5 से और जो 55 के बीच में जो रेलिवेंसी की बात की गई है, तो सेक्शन 6 से 55 के बीच में
किसी के अंतर्गत भी कोई फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है तो वो यहाँ पर एज अ एडमिशन उसे मान लिया जाएगा। ये बताया गया है सेक्शन 6 से 55 के बीच में। ये बताया गया है। इसका जो अंतिम अपवाद है कि व्यक्ति अपने कथन को साबित कर सकता है जब वह 6 से 55 तक के किसी भी धारा के अंतर्गत सुसंगत तथ्य हों। उपधारा 3 इस प्रकार है कि कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है। तो यहाँ पर कई परिस्थितियां हैं जिसमें किए गए कथन स्वीकृति के रूप में नहीं बल्कि अन्य सुसंगत या विवादक तथ्य को वर्णित करने के रूप में सुसंगत होते हैं। वो हम जानते हैं सेक्शन 6 से 55 के बीच में है, जो स्वीकृति के रूप में नहीं होते हैं लेकिन एज अ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एन इशू इट इज़ रेलिवेंट फैक्ट। तो ये सेक्शन 6 से 55 के बीच में जो स्थितियाँ बताई गई हैं, तो यदि उनमें से किसी स्थिति के अंतर्गत आता है तो वो स्वीकृति के एज अ एडमिशन एक्सेप्शन, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति के समर्थन में हो रही है तो यहाँ पर वो रेलिवेंट हो जाएगी यदि वो 6 से 55 के अंतर्गत किसी भी सेक्शन के अंतर्गत वो आती है एज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। इन एक्सेप्शंस को देखने से पहले हम इसका जो जनरल प्रिंसिपल से संबंधित इसका जो पहला इलस्ट्रेशन है, जो इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, वो इसी प्रिंसिपल पे आधारित है कि जो स्वीकृति कारक कथन होते हैं वो व्यक्ति जो ऐसे कथन करता है उसके अगेंस्ट होने चाहिए, उसके अगेंस्ट होते हैं। तो इसमें पहले इसके इलस्ट्रेशन में कहा गया है द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर ए सर्टेन डीड इज जेन्युइन और फोर्स्ड। कि क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच में ये क्वेश्चन है कि ये आमुख दस्तावेज असली है या कूट रचित है, इट इज जेन्युइन और इट इज फोर्ज्ड, ये असली है या नकली है, ये क्वेश्चन है एक सिविल सूट में। तो यहाँ पर ए कहता है अपने आप को बचाने के लिए कि ये असली है और बी कहता है, बी अपने क्लेम के लिए कहता है कि ये कूट रचित है। दोनों ही व्यक्ति अपने समर्थन की बात कर रहे हैं सिविल में, सिविल सूट में कि एक व्यक्ति तो अपने को अपना क्लेम को प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि ये कूट रचित है और दूसरा व्यक्ति अपने क्लेम से बचने के लिए जो उसे पैसा देना पड़ेगा तो उससे बचने के लिए वो कह रहा है ये असली है। तो ये स्वीकृति नहीं है क्योंकि ये दोनों व्यक्ति अपने समर्थन में खुद कथन कह रहे हैं, अपने फेवर की बात कर रहे हैं, अपने को ही इंडोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने कथन को साबित नहीं कर सकते लेकिन वो एक दूसरे के कथन को साबित कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आगे लिखा है कि का कोई कथन की विलेख असली है, तो ये ए में प्रूव्ड ए स्टेटमेंट बाय बी दैट डीड इज जेन्युइन। तो बी का कोई कथन की विलेख असली है, का साबित कर सकेगा और का कोई कथन कि विलेख कूट रचित है खा साबित कर सकेगा। लेकिन ये अपने समर्थन की बात खुद नहीं कह सकते हैं जो उनका फेवर कर रही हो केस में, सिविल सूट में, तो वो खुद नहीं कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसी इलस्ट्रेशन में यही बताया गया है। किंतु का अपना ये कथन कि विलेख असली है साबित नहीं कर सकेगा और ना ही खा अपना ये कथन कि विलेख कूट रचित है साबित नहीं कर सके, क्योंकि ये अपने समर्थन की बात कर रहे हैं इसलिए अपने कथन को साबित नहीं कर सकते।